चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू दी थर्ड और आई गेस फोर्थ क्लास ऑफ कैप टू टेक्स्ट प्रैक्टिसेस। फोर्थ क्लास। तो इससे पहले हम 3 क्लासेस कंडक्ट कर चुके हैं जिसमें हमने कैफ 2 के ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कशन की थी। कैफ 2 का क्या डिफिकल्टी लेवल है, कैफ 2 में आपके एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीजें हमने अपनी इनिशियल इंट्रोडक्टरी क्लासेस में डिस्कस की थी। फिर इसके प्रिपरेशन में आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी इस 3 साढ़े 3 4 महीने की जर्नी में, इसके हवाले से डिस्कशन किया था। ये भी डिस्कस किया था कि कोर्स का कंटेंट किस तरह का है। कुछ 50-55 मार्क्स आपके न्यूमेरिकली क्वांटिटेटिवली टेस्ट किए जाते हैं, कुछ 45 to 50 मार्क्स आपके थियोरेटिकली क्वालिटेटिवली टेस्ट किए जाते हैं। ये भी डिस्कस किया था कि क्लासेस की कंडक्ट का क्या मैकेनिज्म होगा, कितना पोर्शन ऑफ द कोर्स मैं कवर कर पाऊंगा, कौन सा पोर्शन ऑफ द कोर्स मेरे कुलीग टीचर सर अली कवर करवा रहे होंगे। फिर हमने इस कोर्स को ऑफिशियली स्टार्ट किया था। सर हमारे पास कैफ 2 के इस कोर्स में 3 एरियाज में हमारा ये कोर्स डिवाइड हुआ है। एक एरिया हमारे पास इनकम टैक्स लॉ का है जिसकी वेटेज अराउंड 55 to 75 मार्क की रखी गई है। एक एरिया हमारा सेल्स टैक्स का था जिसकी वेटेज अराउंड 25 to 35 मार्क की रखी गई है। और हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल एरिया था, एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और इस तरह के हवाले से जिसकी वेटेज वही 5 से 15 मार्क की रखी गई थी। तो हमारे पास कोर्स में 3 एरियाज हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कुछ अदर्स का एरिया है। हमने इनकम टैक्स के एरिया से अपने स्कैफ 2 के कोर्स का स्टार्ट लिया है। कोई तकरीबन 3 सवा 3 महीने तक ये इनकम टैक्स का ही एरिया चलेगा। उसके बाद तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते सेल्स टैक्स का एरिया कवर करेंगे और इसके साथ साथ जो अदर्स वाला एरिया वो सर अली भी कंडक्ट करवा रहे होंगे। अब इनकम टैक्स की हमने हवाले से इनकम टैक्स के हवाले से ऑब्वियसली अगर हम 3 क्लासेस कंडक्ट कर चुके हैं तो हमने इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस कर लिया था, चार्टिंग सेक्शन के हवाले से डिस्कशन की थी। लास्ट क्लास में हमने टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट कवर करना स्टार्ट किया था। मैं कोई रिकैप करवाता हूँ इनकम टैक्स के एरिया में जो बातें हमने कवर की थी। सर शुरू की दूसरी और तीसरी क्लास में अपने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के हवाले से एक फॉर्मेट डिस्कस किया था। इस फॉर्मेट को तकरीबन हर ही क्लास में रिवाइज भी करवाया। इस फॉर्मेट को आने वाली 3-4 क्लासेस तक मजीद रिवाइज भी कर रहे होंगे। रीजन बीइंग कि इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी बड़ी ज्यादा है। एक टैक्स पेयर पाकिस्तान में जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, एक टैक्स पेयर पाकिस्तान में जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है बाय द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, यानी कि हर साल खत्म होने के बाद जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया जाता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, की कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी बेसिकली टैक्स रिटर्न का एक फॉर्मेट है, टैक्स रिटर्न का एक स्ट्रक्चर है। एक तो इससे आपको ओवरऑल रिटर्न का स्ट्रक्चर समझ आएगा। सेकेंडली एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो इनका एग्जाम में जो आपका 50 से 55 मार्क का एरिया जो कि न्यूमेरिकली टेस्ट किया जाता है उसमें से 30-35 मार्क के न्यूमेरिकल्स आपके इनकम टैक्स के एरिया से टेस्ट किए जाते हैं जो कि इस फॉर्मेट पे इस स्ट्रक्चर पे टेस्ट किए जाते हैं। थर्डली इस टॉपिक को अपनी पहली दूसरी क्लासेस में बताने का पर्पस ये है कि इस टॉपिक के थ्रू आपको इनकम टैक्स के पूरे कोर्स का एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है। अगले 3 सवा 3 महीने तक इनकम टैक्स का कोर्स किस तरह से, किस सीक्वेंस में, किस मैकेनिज्म के थ्रू लेके चलेंगे, वो सारी बातें आपको इस कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट में समझ आ रही होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनकी आज पहली क्लास है, जिन्होंने शुरू की क्लासेस नहीं ली, लाजमी है कि आपने आज ही घर जाके नेक्स्ट क्लास से पहले पहले वो 3 क्लासेस जो कि 3 क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है उनको आपने कवर करना है। उसका रिकॉर्डेड लेक्चर विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी सबमिशन ऑफ फीस आपको इजीली आईक्यू के पोर्टल पे या यूट्यूब पेज पे आसानी से मिल जाएगा। जिनकी आज सर हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे थे कि जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का ये फॉर्मेट है लीगली प्रैक्टिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इसकी ठीक ठाक वेटेज है और आपकी कोर्स की कवरेज के पर्सपेक्टिव से ये फॉर्मेट आपको इनकम टैक्स के कोर्स का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, एक इंडेक्स, एक बर्ड्स आई व्यू प्रोवाइड करता है। तो थोड़ा सा कोई रिकैप करते हैं कि हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट में क्या बातें अपनी पिछली 2-3 क्लासेस में डिस्कस की थी। सर सबसे पहले आपने हमें ये बताया था कि एक टैक्स पेयर पूरे साल में जो भी इनकम अर्न करेगा, पूरे साल में जो भी इनकम अर्न करेगा उसे लाजमी 5 में से किसी एक हेड में क्लासिफाई कर देगा। वो 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से है? नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नंबर 4 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक टैक्स पेयर पूरे साल में जो कुछ अर्न करेगा, जो कुछ कमाएगा, जो कुछ उसकी इनकम है
सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि सारी इनकम्स को इन 5 में से किसी एक या एक से ज्यादा हेड्स ऑफ इनकम में क्लासिफाई कर दिया जाएगा। अभी जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना, ये आपकी स्टडी टैक्स के कोई 5 चैप्टर है। हमारे इनकम टैक्स के 3 महीने की ड्यूरेशन में, 3.5 महीने की ड्यूरेशन में, कोई 1.5-2 महीने तक तो सिर्फ हम इन हेड्स ऑफ इनकम को ही कवर करेंगे। कोई 5-6 क्लासेस सैलरी पे लगेगी, 5-6 क्लासेस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे लगेगी, 10-12 क्लासेस इनकम फ्रॉम बिजनेस पे लगेगी, और स्लोली ग्रेजुअली आप लोगों के ये 5 हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो रहे होंगे। हेड्स ऑफ इनकम के हवाले से मैंने आपको ये बताया था कि हम इन 5 हेड्स ऑफ इनकम में इनकम को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। सर हर हेड ऑफ इनकम में कुछ इनकम्स या कुछ रिसिट्स को चार्जेबल टू टैक्स बनाया गया है, जिसको हमने नाम दिया था अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड। अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड कि हर हेड ऑफ इनकम में कोई ना कोई अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स बनाया गया होगा, कोई ना कोई अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप कोई इनकम अर्न करते हो तो इनकम को अर्न करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस से एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आईक्यू की बात करूं, मैं आप लोगों से इनकम अर्न कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ कोर्स फीस, इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ बुक। मैं आप लोगों को किताबें बेच के, फ्रेंच फ्राइज बेच के और कोर्सेज सेल करके इनकम कमा रहा हूं। लेकिन इस इनकम को कमाने के लिए मुझे बहुत सारे खर्चे भी करने पड़ रहे हैं। मुझे इस जगह का रेंट देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है, अपने स्टाफ को सैलरी देनी पड़ रही है, और 10 तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। तो कोई भी हेड ऑफ इनकम हो, हर इनकम को कमाने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर्स इनकर करनी पड़ती है। उन एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स को आपने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? अलाउबल डिडक्शन। मुझे सबसे सुनना है वरना तो सो जाएंगे हम। सर हर हेड ऑफ इनकम में दो चीजों का डिफरेंस आ रहा होगा। नंबर 1 अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड, नंबर 2 अलाउबल डिडक्शंस दैट इज एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दैट इज अलाउड अंडर दैट हेड। इन दोनों के डिफरेंशियल से आपके पास किसी भी हेड की नेट इनकम कैलकुलेट होगी। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल किसी हेड ऑफ इनकम में जो इनकम का अमाउंट आए वो एक्सपेंडिचर के अमाउंट से कम हो, यानी कि अमाउंट चार्जेबल का नंबर अलाउबल डिडक्शन के नंबर से कम हो। तो इस हेड में हम क्या, इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा हेड लॉस सफर कर रहा है, हमारे पास उस हेड ऑफ इनकम में लॉस भी आ सकता है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा, वो उस वक्त होगा जब किसी हेड की अलाउबल डिडक्शन उस हेड के अमाउंट चार्जेबल से एक्सीड कर जाएगी। फिर हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम को एक जगह किया, सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड्स ऑफ इनकम में हमने ऐड करना है, क्या नाम दिया था? एग्जेम्प्ट इनकम को। सर ये एग्जेम्प्ट इनकम क्या बोला है? सर एग्जेम्प्ट इनकम इनकम टैक्स लॉ के तहत कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिनके ऊपर लॉ मेकर ने टैक्स छूट दी हुई है। लॉ मेकर ने कुछ इनकम ऐसी बयान की हुई है कि अगर आप वो अर्न भी करते हो तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम। अगर पाकिस्तान में आप खेती बाड़ी करके एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते हो तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो वो इनकम जिसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना उसे हमने नाम दिया था एग्रीकल्चर इनकम का। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम में हम एग्जाम्प्ट इनकम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा टोटल इनकम। यही टोटल इनकम की सिंपल सी डेफिनेशन है। व्हाट इज टोटल इनकम? टोटल इनकम इज द सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्जाम्प्ट इनकम। अब टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद आपने 3 चीजें टोटल इनकम से माइनस करनी है। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद हमने 3 चीजें टोटल इनकम से माइनस करनी है। सबसे पहले एग्जाम्प्ट इनकम। क्या ये वही एग्जाम्प्ट इनकम है जो अभी थोड़ी देर पहले ऐड की? द आंसर इज यस। तो सर जब लेस ही करना था तो ऐड क्यों किया? सर ऐड इसलिए किया था ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एटलीस्ट बता दें कि हमने ये भी कमाया जो कि एग्जाम्प्ट है। अगर कोई इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को बताना तो पड़ेगा ना कि भाई हमने कुछ खेती बाड़ी करके इनकम कमाई है जो कि एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम एग्जाम्प्ट इनकम को पहले ऐड करते हैं और उसके बाद फिर हम लेस कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आप माइनस करते हो डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। अब ये डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल क्या भला है? सर आपने हमारे साथ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स लॉज एप्लीकेबल है, पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स लॉज एप्लीकेबल है, इसके बैक पे गवर्निंग लॉ कौन सा है? सर इसके बैक पे गवर्निंग लॉ का नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो आप मेरे साथ कोर्स में कवर करेंगे। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये एक गवर्निंग, एक मेन लॉ है जो कि इनकम टैक्स के मामला को डील करता है। इसी के बैक पे या इसी से एसोसिएटेड कुछ प्रोसीजरल मैटर्स हैं जिसके लिए हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स 2001 है। मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि जिस तरीके से अगर इस्लाम हमारा रिलीजन है, इस्लाम के लिए डिवाइन लॉ या डिवाइन बुक है वो क्या है? कुरान शरीफ की फॉर्म में।
लेकिन उस कुरान शरीफ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमने किस तरह से फॉलो करना है, उसके लिए हम हेल्प कहाँ से लेते हैं? उसके लिए हम हेल्प रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और उसवा हसना से ले रहे होते हैं। तो इसी तरीके से इनकम टैक्स लॉ एक मेन लॉ है, उसकी एप्लीकेशन, उसकी प्रोसीजर मैटर्स के लिए हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स है। अच्छा, फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दो मेजर चीजें हैं, वन इज कॉल्ड चैप्टर्स एंड द सेकंड इज कॉल्ड शेड्यूल्स। अब इनकम टैक्स में मल्टीपल चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के अंदर कुछ पार्ट्स आ रहे होंगे, हर पार्ट में कुछ सेक्शंस आ रहे होंगे, हर सेक्शन में कुछ सब सेक्शंस आ रहे होंगे, हर सब सेक्शन में कुछ क्लॉजेस आ सकती है, क्लॉजेस के अंदर फर्दर सब क्लॉजेस हो सकती है, क्योंकि आने वाले वक्तों में आपको नजर आएंगी चीजें। दूसरा मेजर एरिया है शेड्यूल्स का। लॉ मेकर को जब भी किसी स्पेसिफिक पर्पज से पर्टेनिंग कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, तो जनरली वो शेड्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होती है। इन टोटलिटी तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 14 तरह के शेड्यूल्स हैं, लेकिन आपके लेवल पे आपको 3 तरह के शेड्यूल कवर करवाए जाएंगे, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल। सर, फर्स्ट शेड्यूल का टाइटल है रेट ऑफ टैक्स। फर्स्ट शेड्यूल का टाइटल है रेट ऑफ टैक्स, यानी लॉ मेकर को डिफरेंट तरह के इनकम्स के ऊपर जब टैक्स लगाना होगा ना, तो उसका टैक्स रेट आपको फर्स्ट शेड्यूल में नजर आ रहा होगा। आपको टैक्स रेट्स के लिए पूरे ऑर्डिनेंस को खंगालने की जरूरत नहीं है, पूरी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के टैक्स रेट्स आपको कहां नजर आएंगे? सर, वो टैक्स रेट्स हमें इनकम टैक्स के फर्स्ट शेड्यूल में नजर आएंगे। उसके बाद सेकंड शेड्यूल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, जिसको हमने कहा था कि ये टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है। ये टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है, दैट इज कॉल्ड सेकंड शेड्यूल। इसका नाम है एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस। जब भी टैक्स अथॉरिटीज को, जब भी टैक्स के लॉ मेकर को टैक्स पेयर को कोई फायदा देना होगा, तो इसका जिक्र आपको सेकंड शेड्यूल में मिलेगा। अब से टैक्स अथॉरिटीज टैक्स पेयर को फायदा कैसे दे सकती है? सर, इसके मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। टैक्स अथॉरिटीज चाहे तो किसी टैक्स पेयर की इनकम को एग्जाम कर सकती है, टैक्स अथॉरिटीज चाहे तो किसी टैक्स पेयर के लिए टैक्स रेट्स को कम कर सकती है, टैक्स अथॉरिटीज चाहे तो किसी टैक्स पेयर के लिए उसके आने वाली टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकती है, और अगर टैक्स अथॉरिटीज चाहे तो किसी टैक्स पेयर के लिए लॉ का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन, लॉ का कोई स्पेसिफिक सेक्शन ही फ्रीज करवा सकती है। तो इन चार वेज को देखते हुए हमारे पास सेकंड शेड्यूल के भी 4 पार्ट है। पार्ट 1 एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम, पार्ट 2 रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, पार्ट 3 रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी एंड पार्ट 4 एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ। और इसी तरह से आने वाले वक्तों में इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आप एक शेड्यूल को रेफर करोगे, दैट इज कॉल्ड थर्ड शेड्यूल, जहां पे आपको रेट ऑफ टैक्सेस नजर आ रहे होंगे, सॉरी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नजर आ रहे होंगे कि एसेट को डेप्रिशिएट करने का क्या रेट हो। वापस से अगर हम अपने फॉर्मेट पर आए, स्पेसिफिक प्रोविजंस, एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ लॉ। सर, एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? भाई फॉर एग्जांपल कि कल को जो है मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में ये रूल बना दूं कि भाई आईक्यू में जितने भी कैफ और पीआरसी के स्टूडेंट्स हैं उन सब ने यूनिफॉर्म पहन कर आना, तो ये मैंने एक लॉ बना दिया कि भाई सारे स्टूडेंट्स को अब यूनिफॉर्म पहन के आना होगा। लेकिन कुछ खवातीन मेरे पास आती है, कहती है सर आप लोगों का जो यूनिफॉर्म है काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, तो एटलीस्ट खवातीन को जो है ना यूनिफॉर्म के हवाले से एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दें। और मैं फिर ये लॉ पास कर देता हूँ कि चलो सिर्फ जेंट्स सदरास या जो बॉयज हैं वही यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, गर्ल्स पहन के नहीं आ रही होगी, तो मैंने उनको एक लॉ से आजाद कर दिया। तो इसी तरह से इनकम टैक्स लॉ में बहुत सारे कानून है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजन, छोटे छोटे लॉ है। अगर लॉ मेकर चाहे तो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के टैक्स पेयर के लिए किसी सेक्शन को फ्रीज करवा सकता है, रोक सकता है। ये बात हमें फोर्थ पार्ट में मिल रही होगी, दैट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ। अच्छा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या चीज है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या चीज है? सर, आप लोगों ने IAS 16 बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन अपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और इसकी डेप्रिसिएशन कुछ हल्की फुल्की बातें कवर की हैं। हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को अब तक पढ़कर आए कि हम स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट कर सकते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट कर सकते हैं, और सम ऑफ डिजिट मेथड और इस तरह के मेथड पढ़े होंगे। वो जो डेप्रिसिएशन का तरीकेकार आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है वो एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 16 है। लेकिन टैक्स लॉ में जब किसी बंदे की बिजनेस इनकम कैलकुलेट की जाएगी, तो जो एसेट डेप्रिशिएट किया जाएगा वो एज पर दी टैक्स लॉ किया जाएगा, ना कि एज पर दी अकाउंटिंग लॉ। हम टैक्स लॉ में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक तरीकेकार पढ़ेंगे। थर्ड शेड्यूल में एसेट्स को रेट डेप्रिशिएट करने के लिए हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिए गए हैं कि प्लांट एंड मशीनरी इतने रेट पे डेप्रिशिएट होगा, बिल्डिंग इतने रेट पे डेप्रिशिएट होगी, और उसकी पूरी एक लिस्टिंग आ रही है। सर, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट में 5 एड्स की इनकम में एग्जाम्ड इनकम ऐड करने के बाद जो टोटल इनकम आया,
पहले एग्जाम इनकम को लेस किया, उसके बाद हमने माइनस किया रिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, जिसका जिक्र हमने सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 देखा था कि जो लॉ मेकर ने रिडक्शंस दिए जिसे हम टोटल इनकम से माइनस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप माइनस करोगे डिडक्टेबल अलाउंस। याद रखिएगा डिडक्टेबल अलाउंस एक अलग चिड़िया का नाम है और अलाउबल डिडक्शन कुछ और था। ये दोनों सेम चीजें नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर क्या फर्क है अलाउबल डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में? सर जब आप हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करोगे ना, सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो हर हेड ऑफ इनकम में जो आपको एक्सपेंसेस को माइनस करने की इजाजत दी जाएगी ना, उसको हम अलाउबल डिडक्शन कहेंगे। और जब आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करोगे तो जो चीज आप टोटल इनकम से माइनस करोगे उसे हमने डिडक्टेबल अलाउंस का नाम दिया था। तो अलाउबल डिडक्शन इज बेसिकली रिडक्शन ऑफ हेड ऑफ इनकम एंड डिडक्टेबल अलाउंस इज बेसिकली रिडक्शन ऑफ टोटल इनकम। सर अगर किसी हेड ऑफ इनकम में एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है, अलाउबल डिडक्शन अमाउंट चार्जेबल से ज्यादा है, तो उस हेड में आपका लॉस आ जाएगा। लेकिन अगर आपके डिडक्टेबल अलाउंसेस टोटल इनकम से ज्यादा है, तो ये टोटल इनकम को मैक्सिमम जीरो कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं कर सकते। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पूरे टैक्स लॉ में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा, जब किसी हेड ऑफ इनकम में अमाउंट चार्जेबल अलाउबल डिडक्शन से कम आ रहा होगा। अब हर हेड में हम अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस पढ़ेंगे। सैलरी के अलग एक्सपेंस हो सकते हैं, कैपिटल गेन के अलग एक्सपेंस हो सकते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अलग एक्सपेंस हो सकते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अलग एक्सपेंस हो सकते हैं। लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टोटल 4 तरह के होंगे। कौन कौन से? ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड एंड एजुकेशन एक्सपेंस। अगेन ये क्या चीजें हैं, ये हम आने वाले वक्तों में कवर करेंगे, अभी सिर्फ तुम्हें इनका नाम बताया मैंने। ज़कात, WWF, WPPF एंड एजुकेशन एक्सपेंस। सर टोटल इनकम से आपने एग्जाम इनकम को माइनस किया, डिडक्शन अंडर पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल को माइनस किया और डिडक्टेबल अलाउंस को माइनस किया, तो आपके पास आ गया टैक्सेबल इनकम। ये फाइनली वो इनकम है, ये फाइनली वो इनकम है जिसपे आपने टैक्स रेट को अप्लाई करना है और टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है। ये फाइनली आपकी वो इनकम आ गई जिसपे आपको टैक्स पे करना है। अब टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, टैक्स लायबिलिटी को वर्कआउट करने के लिए हमने टैक्सेबल इनकम को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया था। एक को नाम दिया था, सर ये एक दो लोगों की आवाज आ रही है मुझे, एक को हमने नाम दिया था सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और एक को हमने नाम दिया था अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सर इन दोनों में क्या फर्क था? सर इन दोनों में फर्क ये था कि दोनों पे ही टैक्स पे करना है। बस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में वो इनकम्स आएंगी जिसके लिए लॉ मेकर ने कोई स्पेशल यूनिक रेट दिया हुआ है। अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में वो बाकी सारी इनकम आएगी जिसपे जनरल टैक्स रेट अप्लाई होगा। सर जनरल टैक्स रेट बोले तो कंपनी के लिए 29% का कॉर्पोरेट टैक्स रेट और इंडिविजुअल और यूपी के लिए प्रोग्रेसिव स्लैब रेट था। जनरल रेट वाली इनकम के केस में कंपनी के लिए 29% का रेट अप्लाई होगा, इंडिविजुअल यूपी के केस में स्लैब रेट ऑफ टैक्स अप्लाई हो रहा होगा। सर सेपरेट ब्लॉक में मैंने बताया था कि आपके कोर्स में कितनी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कवर करवाऊंगा? 3। कौन कौन सी थी वो? नंबर 1 लमसम अमाउंट रिसीव ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज एंड नंबर 3 कैपिटल गेन ऑन इमोल प्रॉपर्टी। आपके कोर्स में ये 3 तरह की स्पेशल इनकम है जिसके लिए लॉ मेकर ने यूनिक अलग रेट दिया है। बाकी सारी इनकम के ऊपर आप जनरल टैक्स रेट अप्लाई कर रहे होंगे। अब आपने टैक्सेबल इनकम को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक को सेपरेट ब्लॉक का नाम दिया, एक को अदर देन सेपरेट ब्लॉक का नाम दिया। सेपरेट ब्लॉक की इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई किया तो आपके पास टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक कैलकुलेट हो गया। अदर देन सेपरेट ब्लॉक की इनकम पे आपने जनरल टैक्स रेट अप्लाई किया तो आपके पास टैक्स ऑन अदर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो गया। इन दोनों का टोटल आपके पास बन जाएगा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, जिसका टेक्निकल नाम होता है टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर, टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब ये एनटीआर किस भला का नाम है, ये इस लेवल पे समझ नहीं आएगा, ये कोई 1.5-2 महीने बाद आपको बताऊंगा कि एनटीआर एफटीआर किस को कहता है। हमने फिलहाल ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब इसे आप ग्रॉस क्यों कह रहे हो? सर इसे मैं ग्रॉस इसलिए कहता हूं क्योंकि कुछ चीजें आपको लॉ मेकर ने ऐसे भी बताई हैं, कुछ बेनिफिट्स लॉ मेकर ने आपको ऐसे भी दिए हैं जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर सकता है। जिसमें सबसे पहले आएगा रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल, रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल। ये जो सेकंड शेड्यूल का पार्ट 3 था, इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकती है। इसकी एग्जांपल दी थी मैंने कोई, सर फुल टाइम टीचर, कि अगर एक बंदा फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हो
तो जो भी उसकी सैलरी इनकम आएगी उस पर जो टैक्स बनेगा उसे लॉ मेकर ने इजाजत दी है कि 25% से कम कर सकते हैं, और इसका जिक्र हम पार्ट 3 और सेकंड शेड्यूल में कवर कर रहे होंगे। तो सर टैक्स लायबिलिटी से सबसे पहले हम माइनस करेंगे रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल, उसके बाद बारी आएगी टैक्स क्रेडिट्स की। टैक्स क्रेडिट भी बेसिकली आपकी टैक्स लायबिलिटी को ही कम करेगा, बस इसे टैक्स क्रेडिट्स का नाम दिया हुआ है। इसमें भी बहुत तरह के टैक्स क्रेडिट होंगे। सबसे पहले हम माइनस करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसके बाद हम माइनस करेंगे ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट। तो आपके पास फाइनली आ जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी, यानी ये इन दी एंड वो बर्डन है जो कि आपको लॉ के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना है। फिर अगेन एक दो और टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल किए थे, एक्सप्लेन नहीं किए थे। सेकंड लास्ट आइटम, टैक्स लायबिलिटी अंडर एफटीआर, दैट इज फाइनल टैक्स रिजीम की लायबिलिटी ऐड करोगे तो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी। लास्ट में विदहोल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस को माइनस करोगे तो हमारे पास टैक्स पेबल या रिफंडेबल का नंबर बन रहा होगा। सर ये विदहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स किसका नाम था? विदहोल्डिंग टैक्स एडवांस टैक्स क्या चीजें थी? सर वो टैक्स जो आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवांस में पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज किसी को मौका मिल जाए कि वो जीतो पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करता है और जीतो पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करके परफॉर्मेंस दिखा के वो 1 लाख रुपए का इनाम जीत लेता है, तो जीतो पाकिस्तान वाले उसे पूरा 1 लाख रुपए का कैश इनाम नहीं देंगे, बल्कि उस 1 लाख रुपए में से 20% 20,000 रुपए टैक्स रोक कर एफबीआर को जमा करा देंगे, 80,000 उसे पे कर देंगे। अगर कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी का शेयर होल्डर है और कंपनी उसे डिविडेंड पे करती है, तो कंपनी पूरा डिविडेंड पे नहीं करती, डिविडेंड के अमाउंट में से कुछ अमाउंट डिविडेंड का पे कर देती है, बाकी अमाउंट टैक्स का डिडक्ट करके रोक के एफबीआर को जमा करवा देती है। अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करती है तो पूरा टैक्स सैलरी पे नहीं करती, कुछ सैलरी के अमाउंट से टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवा देती है। इसी तरह से जब आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, मोबाइल कार्ड का बिल पे करते हो, गैस का बिल पे करते हो, इस तरह की डिफरेंट ट्रांजेक्शन पे भी आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ ना कुछ एडवांस टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कर रहे होते हो। ये सारे एडवांस टैक्सेस को आप इन दी एंड अपने रिटर्न ऑफ इनकम में एडजस्ट या यहाँ पे माइनस कर सकते हो, तो आपके पास फाइनली टैक्स पेबल का रिफंडेबल का नंबर आ जाएगा। क्या ये बातें समझ आ रही है हमें? सर ये कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट बेसिकली समझने की आपके कोर्स की डायरेक्शन है। हमने लास्ट क्लास में तो चार्जिंग सेक्शन और कुछ बेसिक टर्म्स स्टार्ट की थी, लेकिन जब मैं चार्जिंग सेक्शन बेसिक टर्म्स खत्म कर लूंगा तो उसके बाद फिर आप मेरे साथ ये हेड्स ऑफ इनकम कवर करेंगे एक एक करके। जब हम हेड्स ऑफ इनकम कवर कर लेंगे उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में जिक्र करेंगे, डिडक्शन इन पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल के बारे में जिक्र करेंगे। जब ये चीजें खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम टैक्स क्रेडिट्स पाएंगे और फाइनली 2 सवा 2 महीने में जाकर आपका ये इससे पर्टेनिंग एरिया इनकम टैक्स का आपका कंप्लीट हो रहा होगा। एनीवे, लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट को कवर करने के बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का ऑफिशियल स्टार्ट लिया था, और हमने ये ऑफिशियल स्टार्ट लिया था फ्रॉम चार्जिंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। देखें पाकिस्तान में या दुनिया भर में जितनी भी टैक्स लॉज हैं, पाकिस्तान की मैंने बात की थी कि पाकिस्तान में डिफरेंट 46 या 47 टाइप के टैक्सेस लग रहे होते हैं। हमें तो कोई 3 4 5 टैक्सेस के नाम मालूम होते हैं, इनकम टैक्स का, सेल्स टैक्स का, एक्साइज ड्यूटी का, प्रॉपर्टी टैक्स का, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के सारे टैक्स लॉस को एक जगह इकट्ठा करेंगे ना तो पाकिस्तान में कुछ 46 47 किस्म के डिफरेंट टैक्स लॉस लग रहे होते हैं। हर टैक्स लॉ में एक सेक्शन होता है जिसको चार्जिंग सेक्शन का स्टेटस दिया जाता है। हर टैक्स लॉ में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी हो, फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, कोई भी हो, हर टैक्स लॉ में एक सेक्शन ऐसा होता है जिसे चार्जिंग सेक्शन का स्टेटस दिया जाता है। चार्जिंग सेक्शन की रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि इससे आप किसी भी टैक्स लॉ की जान कह सकते हो, या इसे आप किसी भी टैक्स लॉ का दिल या रूह कह सकते हो, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन होता है जो कि किसी भी टैक्स लॉ के डिफरेंट सेक्शंस को ये अथॉरिटी, ये पावर दे रहा होता है कि वो डिफरेंट तरह की इनकम्स के ऊपर, डिफरेंट तरह की चीजों के ऊपर टैक्स इंपोज कर सके। इनकम टैक्स लॉ का जो चार्जिंग सेक्शन है वो इनकम टैक्स लॉ का सेक्शन 4 है। मैंने चार्जिंग सेक्शन की एक्चुअल नहीं, समरी वर्डिंग्स आपके सामने लिखी है जो कि कहती है टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन एवरी पर्सन हैविंग इनकम फॉर द टैक्स ईयर। टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन एवरी पर्सन हैविंग इनकम फॉर द टैक्स ईयर। पर जाहिर तो ये बड़ा सिंपल सा सेक्शन है कि भाई हर वो बंदा जो किसी साल में इनकम कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर इस सेक्शन को थोड़ा डिटेल पोस्टमार्टम किया जाए ना तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स निकलकर सामने आती है जिनका मतलब समझना, जिनका मतलब जानना जरूरी है कि मैं अपने इनकम टैक्स के एरिया को आगे लेके चल सकूं। पहली इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज टैक्स? टैक्स किसको कहता है?
दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म व्हाट इज इनकम, इनकम की क्या डेफिनेशन है भाई। फॉर एग्जांपल मैं आईक्यू में अर्न करके कमा रहा हूं, या मुझे विरासत में कुछ तोहफे मिले, या मुझे अपने दोस्त से कोई तोहफे मिले, क्या ये सारी चीजें मेरी इनकम है भी या नहीं? और अगर इनकम है तो टैक्स लगेगा, इनकम नहीं है तो फिर उसमें टैक्स नहीं लग सकता। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हाट इज पर्सन, पर्सन की क्या डेफिनेशन है, लॉ मेकर ने पर्सन किसको कहा है। और लास्ट कॉन्सेप्ट था व्हाट इज ईयर, या मोर स्पेसिफिकली टैक्स ईयर, हम टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड भी डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे और उसके बाद फिर हम अपना पहला हेड ऑफ इनकम स्टार्ट कर रहे होंगे। सर लास्ट क्लास में आपने हमें पर्सन्स का चैप्टर कवर नहीं करवाया था, लेकिन सिर्फ ये बताया था कि आपके टैक्स लॉ में इन टोटल कितने हैं, 7 तरह के पर्सन्स होंगे। आपके टैक्स लॉ में इन टोटल 7 तरह के पर्सन्स हो सकते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल, Number 2, association of person, AOP. Number 3, company. Number 4, federal government. Number 5, foreign government. Number 6, political subdivision of foreign government. And number 7, public international organization. जब भी कोई पर्सन इनकम टैक्स लॉ की अम्ब्रेला में आएगा, इनकम टैक्स लॉ के तहत असेस किया जाएगा, तो उसको इन लाजमी है कि इन 7 में से किसी एक कैटेगरी के पर्सन में क्लासिफाई कर दिया जाएगा। या तो वो इंडिविजुअल होगा, या वो एओपी होगा, या वो कंपनी होगा, या वो फेडरल गवर्नमेंट, या वो फॉरेन गवर्नमेंट, या पॉलिटिकल सर्विस ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, या फिर पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आपके लेवल पे सिर्फ इंडिविजुअल और एओपी, सिर्फ इंडिविजुअल और एओपी, ये 2 तरह के पर्सन की टैक्सेशन आपने कैफ लेवल पे कवर करनी है। कंपनी की टैक्सेशन किस तरह से होती है, बाकी लोगों की टैक्सेशन किस तरह से होती है, इंशाल्लाह आप लोग सीए फाइनल लेवल पे कवर करेंगे। कैफ 2 लेवल पे आपसे इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन टेस्ट की जा रही होती है। फिर पर्संस के इन नामों में मैंने ये भी बताया था कि इन 7 पर्सन में से सिर्फ इंडिविजुअल वो वाहिद है जो कि नेचुरल पर्सन है, बाकी 6 लीगली क्रिएटेड पर्सन है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्सन है। इंडिविजुअल भी आपके पास 2 तरह के हो सकते हैं, या तो सैलरीड या नॉन सैलरीड। सर क्या फर्क था सैलरीड नॉन सैलरीड में? सर एक इंडिविजुअल जिसकी सैलरी इनकम उसके टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा हो, एक इंडिविजुअल जिसकी सैलरी इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा, उसे सैलरीड इंडिविजुअल कहेंगे। एक इंडिविजुअल जिसकी सैलरी उसकी टैक्सेबल इनकम की 75% या उससे कम है, ये बंदा हमारे लिए नॉन सैलरीड कहलाया जाएगा। सर सबसे पहले तो सवाल ये क्रिएट होता है कि इनकम टैक्स को बनाने के पीछे मकसद क्या था, इनकम के ऊपर टैक्स लगाना। तो क्या जरूरत पेश आई कि हम अपने टैक्स पेयर को 7 में से किसी एक कैटेगरी में बाइफरकेट करें? क्या जरूरत पेश आई कि अगर हमारा टैक्स पेयर इंडिविजुअल है तो उसे सैलरीड या नॉन सैलरीड में ब्रेक करें? इतनी मेहनत, इतनी पंचायत करने का फायदा क्या है? क्यों करवा रहे लॉ मेकर ऐसा? एक रीजन बताया था मैंने लास्ट क्लास में, क्यों हम पर्संस को क्लासिफाई करते हैं बिटवीन दीज 7 कैटेगरीज। सर ताकि हम इन लोगों का एप्लीकेबल स्लैब रेट डिटरमाइन कर सकें। देखिए वैसे तो और भी बहुत सारे रीजन है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है रीजन टू एस्टैब्लिश पर्सन के, हम पर्सन का चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, लेकिन एक रीजन मैंने डिस्कस किया था ताकि आप रेलेवेंट टैक्स रेट आइडेंटिफाई कर सको। कंपनी के लिए 29% का कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, इंडिविजुअल के लिए अलग स्लैब रेट है, एओपी के लिए अलग स्लैब रेट है। इंडिविजुअल में सैलरीड इंडिविजुअल के लिए अलग स्लैब रेट है, नॉन सैलरी इंडिविजुअल के लिए अलग स्लैब रेट है। तो जब तक आपको सही बंदा ही नहीं पता होगा आप टैक्स रेट्स को पिक नहीं कर सकोगे। और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन वो मैं अभी नहीं किसी लेटर स्टेज पे डिस्कस करूंगा। फिर आपने लास्ट क्लास में जो चैप्टर हमें स्टार्ट करवाया था ना, वो चैप्टर था सर टैक्स ईयर का, वो चैप्टर था सर टैक्स ईयर का। आपने टैक्स ईयर के चैप्टर को डिटेल में जाके लास्ट क्लास में कवर करना स्टार्ट किया था। सर अगेन पहले तो सवाल क्रिएट होता है कि आखिर हम टैक्स ईयर का चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लॉ मेकर ने इनकम टैक्स लॉ में क्यों दिया, क्या जरूरत पेश आ रही है कि टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, इनकम का अमाउंट है उस पर लगा दे टैक्स रेट। टैक्स ईयर के चैप्टर की रेलेवेंस क्या थी? सर बताया था मैंने लास्ट क्लास में, टाइप्स नहीं, रीजन टू स्टैब्लिश टैक्स ईयर। क्यों टैक्स ईयर के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या जरूरत है एक टैक्स पेयर के टैक्स ईयर को डिटरमाइन करने की? क्योंकि हर किसी का रिपोर्टिंग पीरियड अलग अलग है। सर जिस तरह से आप अकाउंटिंग में, जिस तरह से आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में किसी भी कंपनी के या किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो आप कोई ना कोई अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग पीरियड डिसाइड करते हो।
कि भाई कौन से पीरियड की इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है, क्या वो 1 साल है, क्या वो 6 महीने, क्या वो 2 महीने, क्या वो 3 महीने, क्या वो 1 महीना है। तो कोई ना कोई हमें अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पीरियड चाहिए होता है जिसकी क्लोजिंग डेट पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसके पूरे साल की हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इसी तरह से अगर टैक्स लॉ में किसी टैक्स पेयर की इनकम को वर्कआउट करना है, उस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आपने कोई ना कोई पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कब से लेकर कब तक की इनकम की बात हो रही है, कौन से साल या कौन से ईयर की इनकम कैलकुलेट करेंगे और उस पर लॉ अप्लाई करके टैक्स रेट वगैरह टैक्स वगैरह कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इस रीजन की वजह से टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो और रीजन भी है जो भी इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करूंगा वंस हम ये टैक्स ईयर का चैप्टर कंप्लीट कर लें। सर आपने मैं बताया था कि लॉ में स्पेसिफिकली 3 तरह के टैक्स ईयर्स डिफाइन किए गए, 3 तरह के टैक्स ईयर सेक्शन 74 में प्रोवाइड किए गए। One is called normal tax year, second one is called special tax year and third one is called transitional tax year। ये 3 तरह के टैक्स ईयर्स हैं, ये 3 तरह के टैक्स ईयर्स हैं जो कि सेक्शन 74 ने स्पेसिफिकली बताए हैं। इसके अलावा लॉ के 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिनको अगर प्रॉपर्ली रीड किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए, तो 2 एडिशनल तरह के टैक्स ईयर्स भी अज्यूम या ट्रीट करवाए गए। तो मैंने इस बेसिस पे कंक्लूड किया था कि लॉ में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड 3 टैक्स ईयर्स हैं, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। लेकिन 2 और कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिनको हम अज्यूम्ड या ट्रीटेड टैक्स ईयर्स कह सकते हैं। एक है हमारे पास टैक्स ईयर ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस और एक है हमारे पास टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली। सर नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आपने हमें लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल टैक्स ईयर की, सर वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड हो उसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड हो उसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। अगर 12 महीनों का पीरियड 30 जून पे एंड हो रहा है ना, तो वो लाजमी है कि 1 जुलाई पे ही स्टार्ट हो रहा होगा। सर नॉर्मल टैक्स ईयर को रीड करने का क्या तरीका था? सर सबकी पहली क्लास है क्या आज? नॉर्मल टैक्स ईयर को रीड करने का क्या तरीका था? सर 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर लिखा हुआ है ना, 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर चिपका हुआ है ना, वही नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात कर रहा हूं 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2017 की, तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2017 कहलाया जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं 1 जुलाई 21 से लेकर 30 जून 2022 की, तो मैं नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 की बात कर रहा हूं। सर आज जिस दिन आप बैठे हो, आप कौन से टैक्स ईयर में बैठे हुए हो? आज जिस टैक्स ईयर में आप बैठे हो ये कौन सा टैक्स ईयर है? सर ये है टैक्स ईयर 2023। आज तारीख क्या है? 20 मार्च 2023। 20 मार्च 2023, तो 20 मार्च 2023 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 के दरमियान में आ रहा है। 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 2023 के दरमियान में आ रहा है, यानी कि आज हम लोग नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 में बैठ के ये कैफ 2 की क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। सर इसके बाद दूसरा टैक्स ईयर था स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या था? सर वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा कभी भी एंड हो जाए, वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा कभी भी एंड हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है। फॉर एग्जांपल कि अगर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है। फॉर एग्जांपल कि अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर कंसिडर किया जाएगा। सर स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करने का भी आपने एक तरीका बताया था, 2 तरीके बताए थे, एक लीगल तरीका था, एक शॉर्टकट तरीका था। सर लीगल तरीका याद है हमें? सर लीगल तरीके में आप ये करते हो कि आप स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट देखते हो। स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, जो नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर है वही स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर हो। स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट, ईयर एंड डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर गिर रही है, जो नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर है वही स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। और इसका शॉर्टकट तरीका क्या था कि अगर आपका ईयर एंड जनवरी टू जून आ रहा है तो इसे आप सेम कैलेंडर ईयर से रीड करेंगे। अगर आपका ईयर एंड जनवरी टू जून आ रहा है तो इसे आप सेम कैलेंडर ईयर से रीड करेंगे, और अगर आपका ईयर एंड जुलाई टू दिसंबर आ रहा है तो इसे आप नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से रीड कर रहे होंगे। सर इसकी कुछ आपने एग्जांपल्स बताई थी हमें। देखें सर मैं लीगल तरीका एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास
स्पेशल टैक्स ईयर है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। याद है कि जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हमारे पास एक स्पेशल टैक्स ईयर आता है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। इसको रीड कैसे करना है? मैंने ये देखा कि इसकी क्लोजिंग डेट क्या है? 31 मार्च 2023। ये क्लोजिंग डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में? सर ये है 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 23 के दरमियान। ये है 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 23 के दरमियान। तो सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 है। तो ये स्पेशल टैक्स ईयर भी कौन सा बन जाएगा? 2023। और शॉर्टकट तरीका देखें, चूंकि इसका ईयर एंड मार्च में आ रहा है, तो जो कैलेंडर ईयर है वही स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर कंसिडर किया जाएगा। सर एक और एग्जांपल दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 जनवरी 24 से लेकर 31 दिसंबर 24 ये स्पेशल टैक्स ईयर है। तो आपने ये देखा कि 31 दिसंबर 24 की जो क्लोजिंग डेट है ये कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में आ रही है? सर ये आ रही है 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 के दरमियान। अगर 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 का नॉर्मल है तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2025 बन जाएगा। और शॉर्टकट तरीका देखा, चूंकि ईयर एंड दिसंबर है तो कैलेंडर ईयर +1 ये स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर 2025 बन गया। क्या ये समझ आता है? मैं इसके बाद तीसरा टैक्स ईयर था ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या था? सर अगर एक पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहे, इसका कोई भी रीजन हो सकता है लेकिन कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर एक पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहे फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, और फ्रॉम वन स्पेशल टू अनदर स्पेशल, तो जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करते हो उसका एक प्रोसीजर है जो हम आज की क्लास में देखेंगे। जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करते हो तो बीच में लाजमी एक इंटरवीनिंग पीरियड आ जाता है, एक ट्रांजिशन पीरियड आ जाता है। इसका ड्यूरेशन क्या होगा? 12 महीने से कम है। ये हमेशा 12 महीनों से कम ही होगा। ये 12 महीनों से ज्यादा नहीं हो सकता, ये 12 महीने भी नहीं हो सकता। ट्रांजिशन टैक्स ईयर हमेशा 12 महीनों से कम ही होगा। जब भी आप टैक्स ईयर चेंज करते हो तो बीच में जो इंटरवीनिंग पीरियड आता है उसे आपने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम दिया था। मैंने आपको एक डॉलेंस की एग्जांपल दी थी इसके हवाले से। मैंने कहा था डॉलेंस का एक टैक्स ईयर चल रहा है 1 जुलाई 15 से 30 जून 16। तो 1 जुलाई 15 से 30 जून 16 इनका नॉर्मल टैक्स ईयर है। ये अपने कमिश्नर के पास गए और कमिश्नर से रिक्वेस्ट की कि हमारा टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर से कैलेंडर ईयर कर दें, हमारे टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर से कैलेंडर ईयर कर दें। तो इसके कमिश्नर ने इसको कहा कि ठीक है, आप 1 जनवरी 17 से ऑनवर्ड्स 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 18 आने वाले सालों में स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर लीजिएगा। एक नॉर्मल टैक्स ईयर तो मेरा खत्म हो गया 1 जुलाई 15 से 30 जून 16, यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर 2016। एक नया स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17। बीच में एक इंटरवीनिंग ट्रांजिशन पीरियड आ गया था 6 महीनों का। 1 जुलाई 16 से लेकर 31 दिसंबर 16, इसे हमने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम दिया था। याद आ रहा है ये? नहीं। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को भी रीड ऐसे ही किया कि चूंकि इसका ईयर एंड 31 दिसंबर है तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2017 बन गया। सर किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में क्या फर्क है? फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में क्या फर्क है? दिखाई दे रहा है? मैं सर फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर क्या सिनोनिम्स हैं या अलग अलग चीजें हैं? सर अलग अलग चीज है। देखिए कैलेंडर ईयर तो हमेशा 1 जनवरी से 31 दिसंबर को कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या चीज है? सर फाइनेंशियल ईयर कंट्री स्पेसिफिक, जबरदस्त। फाइनेंशियल ईयर कंट्री स्पेसिफिक ईयर को कहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून है। यानी पाकिस्तान में गवर्नमेंट के जो मामला है, गवर्नमेंट जो बजट अनाउंस कर रही होती है, गवर्नमेंट का जो पीरियड चल रहा होता है, वो फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से लेकर 30 जून हो है। क्या ये पूरी दुनिया के सारी कंट्रीज का यही होगा? नहीं सर, जरूरी नहीं है। कुछ कंट्रीज का जुलाई टू जून हो सकता है, कुछ कंट्रीज का जैन टू दिसंबर हो सकता है, कुछ कंट्रीज का अप्रैल टू मार्च हो सकता है। तो जो कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग पीरियड है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अच्छा, फिर एक और नाम जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड या रिपोर्टिंग पीरियड। सर ये अकाउंटिंग पीरियड या रिपोर्टिंग पीरियड क्या चीज है? सर ये अकाउंटिंग पीरियड या रिपोर्टिंग पीरियड एक पर्सन
स्पेसिफिक पीरियड है जिसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर रहा है। अकाउंटिंग पीरियड या रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब है कि ये पर्सन स्पेसिफिक पीरियड है जिसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पाकिस्तान में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज का अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक्स की बात करें ना, तो बैंक्स का रिपोर्टिंग पीरियड जनवरी टू दिसंबर है। बहुत सारी कंपनीज का अकाउंटिंग पीरियड जुलाई टू जून है। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का अकाउंटिंग पीरियड जुलाई टू जून है। बहुत सारी कंपनीज का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड फर्स्ट अक्टूबर से 30 सितंबर है। पाकिस्तान में जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री ने 1 अक्टूबर से 30 सितंबर का अकाउंटिंग ईयर सेलेक्ट किया हुआ है। तो पर्सन स्पेसिफिक पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड या रिपोर्टिंग पीरियड कह सकते हैं। अब जो आपका अकाउंटिंग पीरियड या जो आपका रिपोर्टिंग पीरियड है ना, आप अपनी टैक्स की इंफॉर्मेशन को भी रिकंसाइल करने के लिए वही टैक्स ईयर अडॉप्ट करते हो। जो एक पर्सन या एक कंपनी या इंडिविजुअल अपना रिपोर्टिंग पीरियड या अकाउंटिंग पीरियड सेलेक्ट करती है ना, वही टैक्स ईयर भी वो फॉलो करती है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं मुर्तजा गायद अपने मामला जुलाई टू जून चला रहा हूं, तो मेरा टैक्स ईयर भी जुलाई टू जून नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। लेकिन अगर मुर्तजा गायद अपने मामला जनवरी टू दिसंबर चला रहा है, तो जनवरी टू दिसंबर ही मेरा टैक्स ईयर जो कि स्पेशल टैक्स ईयर कहलाया जाएगा। तो पर्सन के पास ऑप्शन है आइदर टू फॉलो नॉर्मल टैक्स ईयर, आइदर टू फॉलो स्पेशल टैक्स ईयर। जो इसका ईयर है उसकी बेसिस पे उसे नॉर्मल या स्पेशल इन दोनों में से किसी एक जगह पे क्लासिफाई कर रहे होंगे। क्या ये समझ आता है? आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशन टैक्स ईयर के वाले से थ्योरी मैंने रीड कर ली थी ना, यस। फिर ये शॉर्टकट तरीका था। सर स्पेशल टैक्स ईयर के वाले से कुछ बातें और लिखी हैं, उसको डिस्कस करते हैं। देखें, पाकिस्तान में जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई टू जून है। पाकिस्तान में जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई टू जून है। जब कोई पर्सन पहली बार पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होता है ना, जब कोई पर्सन पहली बार पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होता है, तो उसे जो बाय डिफॉल्ट टैक्स ईयर दिया जाता है वो होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, यानी जुलाई टू जून। यानी फॉर एग्जांपल, आप में क्लास में जितने भी लोग बैठे, मेरा क्या नहीं ख्याल है कि आप में से कभी किसी ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया हो। सर अगर हमें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है तो हम क्या करें? पहले आपको एफबीआर के पास जाकर खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी हायर एजुकेशन ली हो, मतलब अपनी क्या कहते हैं इंटरमीडिएट या कैम्ब्रिज किया होगा, उस बॉडी में खुद को रजिस्टर करवाने के लिए कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म, कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया होगा ना। या फॉर एग्जांपल आपने सीए की जर्नी स्टार्ट की होगी, तो आईकैप से खुद को रजिस्टर करने के लिए कोई ना कोई इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा। या फिर आईक्यू में एडमिशन लेना होगा, तो आईक्यू के लिए तुम्हें कोई ना कोई एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसी तरह से जब कोई पर्सन अपने आपको टैक्स अथॉरिटीज में रजिस्टर करवाता है, तो उसे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है, और उसके बाद उसे एक नंबर इशू किया जाता है जिसको हम कहते हैं एनटीएन, दैट इज कॉल्ड नेशनल टैक्स नंबर। अपने पास लिख लें। जब आप पहली बार खुद को टैक्स अथॉरिटीज के पास जाकर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाकर रजिस्टर करवाओगे, तो आपको एक नंबर इशू किया जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाएगा जिसको नाम दिया जाता है एनटीएन, दैट इज नेशनल टैक्स नंबर। अब फॉर एग्जांपल, जब मैं पहली बार मैंने अपनी इनकम रजिस्ट्रेशन करवाई, तो मुझे एक एनटीएन नंबर अलॉट हो गया। और जब मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया ना, तो बाय डिफॉल्ट मेरा टैक्स ईयर कौन सा था? सर बाय डिफॉल्ट मेरा टैक्स ईयर था जुलाई टू जून। मैं चाहूं तो इस टैक्स ईयर को फॉलो करता रहूं, मैं चाहूं तो अपना टैक्स ईयर चेंज करवाकर नॉर्मल से स्पेशल पे ले जा सकता हूं। जब आप रजिस्टर्ड होते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका टैक्स ईयर नॉर्मल होता है, लेकिन फिर आप उसको वॉलंटरली चेंज करवा सकते हो कि भाई मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन जुलाई टू जून नहीं, जैन टू दिसंबर पे रिपोर्ट करनी, मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन जैन टू दिसंबर पे नहीं, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर पे रिपोर्ट करनी है। लेकिन अगेन इसके लिए आपके पास कोई ना कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, उसका प्रोसीजर हम आज की क्लास में देखेंगे। नेशनल टैक्स नंबर, व्हाट इज एनटीएन? नेशनल टैक्स नंबर। सर स्पेशल टैक्स ईयर के हवाले से कुछ बात रीड कर रहा हूं, फिर डिस्कस करता हूं। कहता है एफबीआर में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, एफबीआर में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट परमिट a class of person having a special tax year to use normal tax year, or a class of person having normal tax year to use special tax year। कहता है एफबीआर के पास ये पावर्स हैं कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके
एफबीआर, एफबीआर चाहे तो एफबीआर के पास ये पावर्स हैं कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके, सर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके क्या मतलब, जो भी आपकी कंट्री का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है ना, जिसे हम ऑफिशियल गैजेट या ऑफिशियल न्यूज़पेपर कहते हैं, उसमें एक अनाउंसमेंट करके, उसमें एक नोटिफिकेशन इशू करके, इस नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट को हम लीगल टर्म में कहते हैं SRO। किसी को मालूम है क्या होता है इसकी फुल फॉर्म? सर इसकी फुल फॉर्म है सेक्रेटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। इसकी फुल फॉर्म है सेक्रेटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। देखिए जैसे जैसे आप मेरे साथ टेक्स्ट का कोर्स कवर करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि लॉ के बहुत सारे सेक्शन में ना लॉ तो बयान किया गया है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ अथॉरिटीज को कुछ कुछ पावर्स दी गई है। जैसे जैसे हम कोर्स को लेके चलेंगे, इनकम टैक्स एरिया को कवर करेंगे, तो लॉ तो डिफाइन है कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें होगा, लेकिन कुछ जगहों पर लॉ मेकर ने डिफरेंट तरह की अथॉरिटीज को कुछ ना कुछ पावर्स असाइन किए। कुछ जगहों पर ये पावर एफबीआर को दी जा रही होगी, कुछ जगहों पर ये पावर फेडरल गवर्नमेंट को दी जा रही होगी, कुछ जगहों पर ये पावर फेडरल मिनिस्टर को दी जा रही होगी। लॉ मेकर ने जिस अथॉरिटी को ये पावर दी है ना, वही बंदा वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जो मैं सेक्शन आपके सामने रीड कर रहा हूं, इसमें किसकी पावर की जिक्र लिखा है? इसमें एफबीआर के पावर से जिक्र लिखा है कि एफबीआर चाहे तो ये काम कर सकता है। यानी कि ये काम करने के लिए, यानी कि ये स्पेसिफिक पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कोई और बंदा एसआरओ इशू नहीं कर सकता। सिर्फ एफबीआर के पास ये अथॉरिटी है कि एफबीआर इस पावर को एक्सरसाइज करके यहां जो काम बताऊंगा वो काम कर सकता है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि एफबीआर के पास ये अथॉरिटी है, एफबीआर के पास ये पावर्स है कि वो ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन इशू करे, यानी कि एसआरओ इशू करे, और क्या करे, एफबीआर में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट परमिट अ क्लास ऑफ पर्सन having special tax year to use normal tax year or a class of person having normal tax year to use special tax year। एफबीआर चाहे तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके, एसआरओ इशू करके, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या क्लास ऑफ पर्सन या क्लास ऑफ बिजनेसमैन के लिए टैक्स ईयर को चेंज कर सकता है फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल। अगर एफबीआर चाहे तो एफबीआर एसआरओ इशू करके एक क्लास ऑफ पर्सन के लिए टैक्स ईयर्स को चेंज कर सकता है फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल। मुझे पता है फॉर एग्जांपल कि एक दिन सुबह मैं आईक्यू आता हूं और एफबीआर की तरफ से मुझे नोटिस आ जाता है। एफबीआर कहता है कि आप लोग टैक्स ईयर फॉलो कर रहे हो जुलाई टू जून, आज से आपका टैक्स ईयर होगा जैन टू दिसंबर। एफबीआर एक एसआरओ इशू करता है, मुझे नोटिस भेजता है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को, और मुझे कहता है कि आज से आपका टैक्स ईयर जुलाई टू जून से शिफ्ट होकर जैन टू दिसंबर हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब इस केस में मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? फॉलो करेंगे, जो एफबीआर ने कहा है वो फॉलो करेंगे। नहीं सर, मैं उस नोटिफिकेशन को फाड़ के फेंक दूंगा। अगर एफबीआर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को एक नोटिफिकेशन, एक एसआरओ इशू कर दे कि भाई अब से आपका टैक्स ईयर जुलाई टू जून नहीं बल्कि जैन टू दिसंबर होगा, मैं उस नोटिफिकेशन को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दूंगा। ऐसा क्यों? एफबीआर के पास पावर ही नहीं है। नहीं सर, एफबीआर के पास पावर है तो। सर आपने अप्लाई नहीं किया था। सर यहाँ अप्लाई का क्या भी नहीं रहा, यहाँ तो एफबीआर की फ्री विल वॉलेंटरीली बेसिस पे कह रहा है कि अगर एफबीआर चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ पर्सन का टैक्स रेट चेंज कर सकता है। लेकिन आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को जो ये नोटिफिकेशन इशू हुआ, मैंने क्यों फाड़ के फेंक दिया? जबरदस्त। सर एफबीआर की जो यहाँ पे पावर्स है ना, एफबीआर की जो यहाँ पे पावर्स है ना, वो क्लास ऑफ पर्सन के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। अगर एफबीआर सिर्फ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को नोटिफिकेशन दे कि भाई आपका टैक्स रेट चेंज कर दिया हमने, उस नोटिस की कोई लीगल हैसियत नहीं है, वो नोटिस लीगली वॉइड है, वो नोटिस लीगली इनवैलिड है। हाँ, अगर एफबीआर ये करे कि सारे सीए इंस्टीट्यूट को बोल दे कि अब से आपका टैक्स रेट जुलाई से दिसंबर पे आ गया, या एफबीआर ये करे कि सारे पीसीएचएस के स्कूल को नोटिस भेजे कि अब से आपका टैक्स रेट चेंज हो गया है,
अब ये नोटिस लीगली वैलिड कंसिडर किया जाएगा। अगर एफबीआर किसी स्पेसिफिक पर्सन का टैक्स ईयर चेंज करने के लिए ऐसा नोटिफिकेशन इशू कर दे, ये नोटिफिकेशन लीगली वॉइड है, इनवैलिड है, इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं। हाँ, एफबीआर सारे इंस्टीट्यूट का या पीसीएचएस के सारे स्कूल्स का या कराची के सारे कोचिंग सेंटर्स का अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक क्लास ऑफ पर्सन के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन इशू करती है तो अब इस नोटिस की वैलिडिटी होगी, ये नोटिस मानना पड़ेगा। अगर किसी सिंगल पर्सन को इस तरह का नोटिस इशू किया तो ये लीगली वैलिड नहीं होगा। छोटी छोटी बारीकियां हैं कि आपका एग्जामिनर इसमें 2-2, 3-3 मार्क की केस स्टडी बना के पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि भाई यू आर अ सीएफओ या यू आर अ टैक्स मैनेजर ऑफ एक्सवाईजी कंपनी और आपकी कंपनी को नोटिस रिसीव हुआ और कमिश्नर ने कहा कि हमने आपका टैक्स चेंज कर दिया है, जरा डिस्कस करें कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। अब हम वहां पे अगर लिख देते हैं कि भाई हम हाई कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे या टैक्स को फॉलो कर लेंगे, तो ये बातें गलत होंगी। वहां पे आपने सिंपली क्या लिखना है कि अंडर द लॉ the authority of FBR is to permit for the change of tax year for a class of person, not for any specific person. Therefore, the notice issued to our company is legally void. क्या ही समझ आता है? तो पॉइंट नंबर 1 में सिंपली ये कह रहा है कि हमने एफबीआर को पावर्स दी है कि अगर एफबीआर चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ पर्सन, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का टैक्स ईयर चेंज कर सकता है, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसका टैक्स ईयर लॉ मेकर ने चेंज किया है, वो पॉइंट नंबर 2 में आ रहा है आपके पास। पॉइंट नंबर 2 में कहता है फॉर एग्जांपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस फॉलोइंग स्पेशल टैक्स ईयर स्पेसिफाइड बाय द एफबीआर। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर के लिए 1 अक्टूबर से 30 सितंबर का टैक्स ईयर है। राइस एक्सपोर्टर, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर का टैक्स ईयर है। कॉटन गिनर, राइस हस्किंग, ऑयल मिलिंग बिजनेस के लिए 1 सितंबर से 31 अक्टूबर का टैक्स ईयर। मैन्युफैक्चरर ऑफ शॉल्स के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का टैक्स ईयर। ये वो एग्जांपल्स लिखी है मैंने जो पास्ट में एफबीआर ने नोटिफिकेशन इशू करके, एसआरओ इशू करके इन बिजनेसेस को कहा है कि आपने ये स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो करना है। क्या ये बात समझ आती है? मैं सर मुझे एक बात बताएं कि अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग शुगर है, इसकी बात कर रहे हैं, और इसका टैक्स ईयर है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, तो इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करने के लिए जो कैलेंडर ईयर है वो कौन सा होगा? सेम या नेक्स्ट? सर नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ये 30 सितंबर पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से रीड कर रहे होंगे। अगर 1 अक्टूबर 2010 से 30 सितंबर 2011 है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 2012 कहलाया जाएगा। अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है तो सर ये भी नेक्स्ट, सेम नहीं ना, 31 दिसंबर ईयर एंड। अगर तुम्हारा ईयर एंड जैन से जून के दरमियान आ रहा है तो सेम कैलेंडर ईयर। अगर तुम्हारा ईयर एंड जुलाई से दिसंबर के दरमियान आ रहा है तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। अगर 1 सितंबर से 31 अगस्त है तो सर नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। और अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च है तो सर सेम कैलेंडर। जून पे भी सेम होगा या नेक्स्ट होगा? सर जून पे भी क्या होगा? सेम होगा, नेक्स्ट होगा? सेम होगा। सर जून पे अगर आ गया तो फिर तो वो तो नॉर्मल टैक्स ईयर बन गया ना, और नॉर्मल टैक्स ईयर बन गया तो फिर तो सेम कैलेंडर से रीड कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में एफबीआर की अथॉरिटी और प्रैक्टिकली जो उन्होंने अथॉरिटी एक्सरसाइज की भी उसकी एग्जांपल्स दी हुई है। देखिए ये जो इस स्लाइड में बातें पढ़ रहे हैं ना, ये अगेन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ये अगेन क्लास ऑफ पर्संस के लिए। क्या कोई पर्सन स्पेसिफिकली इंडिविजुअली चाहे तो अपना टैक्स ईयर चेंज करवा सकता है? द आंसर इज यस। मैंने लास्ट क्लास में इसकी एग्जांपल भी दी थी, हल्का फुल्का प्रोसीजर भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास इसका प्रोसीजर डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर आपको अपना टैक्स ईयर चेंज करना है तो इसका क्या मैकेनिज्म, इसका क्या प्रोसीजर होगा। जरा इस प्रोसीजर को रीड करते हैं खुद से। चलिए सर यहाँ देखिए मैं रीड कर देता हूँ प्रोसीजर फॉर चेंजिंग टैक्स ईयर, और थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। आसान सी बातें लिखी है, कुछ 2-3 टेक्निकलिटीज है उनको देख लेते हैं। कहता है अ पर्सन having a normal tax year, a person having a normal tax year may apply in writing to the commissioner to allow him to use 12-month period other than normal tax year is special tax year। अगर एक पर्सन नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो कर रहा है और वो चाहता है कि वो नॉर्मल टैक्स ईयर से शिफ्ट करके स्पेशल टैक्स ईयर पे आ जाए,
तो उसे अपने रेलेवेंट कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, और ये एप्लीकेशन, ये रिक्वेस्ट इन राइटिंग होगी। सिमिलरली, a person having special tax share may apply in writing to the commissioner to allow him to use normal tax share. इसी तरह अगर एक पर्सन जो कि वैसे स्पेशल टैक्स शेयर फॉलो कर रहा है, लेकिन अब वो चाहता है कि अपना टैक्स शेयर शिफ्ट करके चेंज करके नॉर्मल टैक्स शेयर पे आ जाए, तो उसे भी अपने रेलेवेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन इन राइटिंग देना पड़ेगी। अब वंस आपने अपने रेलेवेंट कमिश्नर को अप्लाई किया कि भाई मैं अपना टैक्स शेयर चेंज करना चाहता हूं, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल, फिर क्या होगा? द कमिश्नर शैल बाय एन ऑर्डर ग्रांट परमिशन only if the person has shown a compelling need to use the special tax year or normal tax year as the case may be, and subject to any condition that may be imposed by the commissioner. कहता है जब आपने कमिश्नर को इन राइटिंग अप्लाई किया फॉर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर, तो इसके बाद कमिश्नर आपको परमिशन ग्रांट कर देगा, कमिश्नर आपको परमिशन ग्रांट कर देगा, लेकिन किस केस में? सिर्फ उस केस में व्हेन यू हैव अ वैलिड रीजन, व्हेन यू हैव अ कंपेलिंग नीड। मैंने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कोई 4 से 5 कंपनीज के टैक्स ईयर्स चेंज करवाए। मैंने अपने 7 साल के एक्सपीरियंस में कोई 4 से 5 कंपनीज के टैक्स ईयर्स को चेंज करवाने का ये प्रोसीजर परफॉर्म किया है, और हर केस में जो मुझे रीजन नजर आई वो रीजन ऑफ कंसोलिडेशन ही थी। यानी कि एक कंपनी जो कि एक अलग ईयर फॉलो कर रही है, उसकी पेरेंट कंपनी, उसकी ग्रुप कंपनी कोई अलग टैक्स ईयर फॉलो कर रही है, तो दोनों को अलग अलग पीरियड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ते थे। तो हमारे पास ग्रुप की एक कंपनी ने आके रिक्वेस्ट की कि आप हमारा टैक्स ईयर काइंडली शिफ्ट करवा दे, चेंज करवा दे, ताकि हमारी रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली हो सके। तो मैंने अपनी जिंदगी में जो भी 3 से 4 टैक्स ईयर्स चेंज करवाए, उसमें कंपेलिंग नीड, कंपेलिंग रीजन क्या था कि फॉर द सेक ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तो कहते हैं कमिश्नर आपका टैक्स रेट चेंज तो कर देगा, आपको परमिशन तो दे देगा, लेकिन उस वक्त जब कंपेलिंग नीड है। ऐसा नहीं कि बस मेरा दिल कर रहा था यार इस साल जुलाई टू जून फॉलो कर लूं, अगले साल जैन टू दिसंबर फॉलो कर लूं। अगर मेरी मर्जी और ख्वाहिश पे कहानी नहीं चलेगी, कोई ना कोई वैलिड रीजन होना जरूरी है। सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन दैट मे बी इम्पोज बाय द कमिश्नर। देखिए कमिश्नर जब आपका टैक्स रेट चेंज करेगा ना, तो कमिश्नर के पास अथॉरिटी है कि वो इस चेंज में कोई भी कंडीशन लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कमिश्नर मेरा टैक्स रेट चेंज करे और मुझे कहे कि यार तुम बहुत तंग कर रहे हो, अगले 3 साल तक अब आपका टैक्स रेट चेंज नहीं हो सकता। यानी कमिश्नर ने कंडीशन लगा दी कि अगले 3 साल तक मैं टैक्स रेट चेंज नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली जो मैंने कंडीशन देखी ना, वो क्या देखी है? देखिए जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में आएंगे, और इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो अकाउंटिंग में तो हम क्या करते हैं कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं जनरली नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे, कि अगर एक एसेट आपने साल के दरमियान में खरीदा हो, तो जितने दिन साल में उसको यूज किया या वो अवेलेबल फॉर यूज था, उतने दिनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। या आपने कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया हो, तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ डेज प्रोपोर्शनेट आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। टैक्स लॉ में पॉलिसी क्या होती है? टैक्स लॉ में पॉलिसी होती है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये बात हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ेंगे आगे कि टैक्स लॉ में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए पॉलिसी है कि जिस साल आप एसेट खरीदोगे ना, चाहे साल के पहले दिन खरीदो, साल के दरमियान में खरीदो, या साल के आखिरी दिन खरीदो, पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हो। और जिस साल आप एसेट बेचते हो, चाहे पहले दिन बेचो, दरमियान में बेचो या आखिरी दिन बेचो, जिस साल आप बेचते हो उस साल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं हो सकता। अब प्रैक्टिकली हम कंसल्टेंट बेरोशरी क्या करते थे कि जब हम अपने क्लाइंट का टैक्स ईयर चेंज करवा देते ना, बीच में एक पीरियड आता है जिसको हमने नाम दिया था ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का ड्यूरेशन हमेशा 12 महीनों से कम होता है। तो हम कंसल्टेंट बेरोशरी ये करते थे कि ट्रांजिशनल पीरियड में भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे। हम ये कहते थे कि भाई लॉ में तो पॉलिसी फुल ईयर डेप्रिसिएशन की है, तो बीच में अगर 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का ट्रांजिशन पीरियड आया, तो उसमें भी पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे। तो कमिश्नर कंडीशन लगा देता था कि हम आपका टैक्स रेट चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रांजिशनल पीरियड में आपको नंबर ऑफ मंथ्स की बेसिस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने की इजाजत दी जाएगी। तो यहाँ तो वैसे कमिश्नर को एक ओपन पावर या ओपन विल दी है कि वो जो भी कंडीशन लगाना चाहे वहां पे कंडीशन लगा सकता है। सर ट्रांजिशन पीरियड एक बार दोबारा से बता दें, तो अगेन वो एक लंबी एग्जांपल है, सिर्फ शॉर्ट में बताता हूं कि जब आप भी टैक्स ईयर चेंज करोगे, जब भी चेंज करोगे, तो पुराना टैक्स ईयर जो खत्म हुआ और नया टैक्स ईयर जो स्टार्ट होगा, इसके बीच में एक गैप रह जाएगा। वो गैप हमेशा 12 महीनों से कम का ही होगा। आप कोई भी एग्जांपल बना लें, उस गैप को हमने नाम दिया था ट्रांजिशन टैक्स ईयर। आगे कहता है एन ऑर्डर बाय कमिश्नर shall be made after providing an opportunity of being heard, shall be made after providing an opportunity of being heard।
to the applicant, and where his application is rejected, the commissioner shall record the reason for rejection in the order. कहते हैं कमिश्नर जो आपके अगेंस्ट या आपकी मर्जी का ऑर्डर पास करेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड जरूर देगा। सर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड का मतलब क्या है कि वो आपको बुलाकर आपकी बात सुनेगा जरूर, आपको बुलाकर आपकी बात सुनेगा जरूर। और इन केस कि वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, आपने चेंज ऑफ टैक्स के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर ने कहा नहीं मैं इजाजत नहीं दे रहा, तो इजाजत ना देने का रीजन कमिश्नर को अपने ऑर्डर के अंदर मेंशन जरूर करना पड़ेगा। अच्छा ये जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड है ना, ये आप पूरे लॉ में मल्टीपल टाइम सुनोगे। बेसिकली आपका लॉ बनाया ही इस तरह से गया है कि जब भी टैक्स अथॉरिटीज को, जब भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को किसी टैक्स पेयर के खिलाफ कोई काम करना है ना, तो ये लाजिम है कि उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड जरूर दिया जाएगा, यानी बुलाकर उसकी बात सुनी जरूर जाएगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को ये राइट देता है कि वो अपनी बात रखे जरूर। हाँ उसके बाद भले मना कर दे, उसके बाद भले भगा दे, लेकिन लॉ के जितने भी प्रोसीजर्स आप पढ़ोगे उस सब पे आप ये देखोगे कि जब भी टैक्स पेयर के खिलाफ कोई काम किया जाएगा ना, फॉर एग्जांपल कि मेरे खिलाफ ऑर्डर कोई पास हो गया, मेरा नाम ऑडिट में सेलेक्ट हुआ और मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो गया, या मैंने कोई एप्लीकेशन दी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, या मैंने कोई एप्लीकेशन दी मुझे अप्रूवल मिल गई आगे जाके वो अप्रूवल विड्रॉ हो गई। पूरे लॉ में जब भी टैक्स पेयर के खिलाफ कोई काम किया जाएगा, मुझ पे जबरदस्ती कोई टैक्स लगा दिया, पूरे लॉ में जब भी टैक्स पेयर के खिलाफ कोई काम किया जाएगा तो ये लाजिम है कि उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड जरूर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि कमिश्नर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड जरूर देगा, और अगर वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो आपका रीजन ऑफ रिजेक्शन भी वो उस ऑर्डर के अंदर जरूर मेंशन करेगा। आगे कहता है द ऑर्डर बाय द कमिश्नर दैट इज चेंज ऑफ टैक्स ईयर shall take effect from the first day of the special tax year or normal tax year as the case may be, as may be specified in the order। देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहे कमिश्नर अगर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है ना, आपका टैक्स ईयर चेंज कर देता है नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, तो कमिश्नर नए टैक्स ईयर की अफेक्टिव डेट जरूर बताएगा। अगर कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके आपका टैक्स ईयर चेंज कर देता है तो कमिश्नर आपको नए टैक्स ईयर की डेट, अफेक्टिव डेट जरूर बताएगा। सर समझे नहीं आप? सर कल वाली एग्जांपल को अगर हम रिकैप करें, हमारे पास एक एंटिटी थी डॉलेंस पाकिस्तान जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो कर रही थी, 1 जुलाई 15 से 30 जून 16 ये इसका नॉर्मल टैक्स ईयर क्लोज हो गया था। फिर मैं कमिश्नर के पास गया, कमिश्नर से कहा कि भाई आप मेरा टैक्स ईयर जुलाई से जून से चेंज करके जैन टू दिसंबर कर दें। कमिश्नर ने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। कमिश्नर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ कोई अफेक्टिव डेट जरूर देगा कि आपका ये स्पेशल टैक्स ईयर शुरू कब से होगा। अगर इस एग्जांपल में मैं आपसे पूछूं तो इस एग्जांपल में अफेक्टिव डेट क्या होगी? सर 1 जनवरी 2017 के कमिश्नर ने कहा कि 1 जनवरी 2017 से बाद हम आपको इजाजत देते हैं कि आप स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर सकते हो। तो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि दी ऑर्डर बाय द कमिश्नर फॉर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल और नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस मे बी, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। सर ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, तो आपने रोकना है मुझे। आगे कहता है द कमिश्नर में आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड टू द पर्सन withdraw permission granted to use special tax year or normal tax year as the case may be। अब देखें इस पॉइंट में कोई अलग बात है, इस पॉइंट में कोई अलग बात है। ऐसा हो सकता है कि मैंने चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, लेकिन इसके लिए कमिश्नर को क्या करना पड़ेगा? मुझे बुला के मेरी बात सुननी जरूर पड़ेगी, मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर ने मुझे अप्रूवल दे दी, कमिश्नर ने मुझे अप्रूवल दे दी, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद कमिश्नर को रियलाइज होता है कि यार ये बंदा हमें धोखा देके गया है, तो कमिश्नर ने जो मुझे अप्रूवल दी है ना उसको वो विड्रॉ भी कर सकता है। मैंने चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैंने चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर ने अप्रूवल भी दे दी, लेकिन 6-8 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद कमिश्नर को रियलाइज हुआ कि यार ये कोई धोखेबाजी कर रहा है, ये कोई टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन कर रहा है, तो कमिश्नर मेरी ग्रांटेड अप्रूवल को विड्रॉ करने की पावर्स भी रखता है। लेकिन अगेन जब भी टैक्स पेयर के खिलाफ कोई काम होगा तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड जरूर देना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ लिखी है, द कमिश्नर में आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड टू द पर्सन
विड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस में बी। क्या ये बात समझ आती है हमें जी? पहली वाली लाइन मुझे यहाँ समझ नहीं आई, जब ये बोल रहा है shall take effect from the first day, ट्रांसलेशन समझ नहीं आई, इसकी बात ये बात समझ इसकी बात क्या है सर? इस वाले पॉइंट में क्या बात कर रहे हैं कि कमिश्नर इफेक्टिव डेट या फर्स्ट डे बताएगा। देखो डॉलिक्स में मैं 1 जुलाई से 30 जून फॉलो कर रहा था, मैं जुलाई से जून का ईयर फॉलो कर रहा था। मैं कमिश्नर के पास गया, मैंने कमिश्नर से कहा कि मुझे जनवरी टू दिसंबर फॉलो करना है। कमिश्नर मुझे बताएगा कि कब से ये स्टार्ट होगा। कमिश्नर ने बताया कि ठीक है 1 जनवरी 17 से आने वाले वक्तों में आप स्पेशल लेक्चर फॉलो कर लीजिएगा। तो ये जो मुझे इफेक्टिव डेट बताई ना, दैट इज द फर्स्ट डे कि जब मेरी एप्लीकेशन अप्लाई होना स्टार्ट होगी। लास्ट पॉइंट सुनिएगा, कहता है अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर, एक बंदा जो कमिश्नर के डिसीजन से खुश नहीं है, एक बंदा जो कमिश्नर के डिसीजन से खुश नहीं है। कौन सा डिसीजन? रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर। मैंने अप्लाई किया, कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दिया, अब मैं नाखुश हो गया। या विड्रॉइंग परमिशन ग्रांटेड टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर, मुझे परमिशन ग्रांट हो गई थी, आगे जाके कमिश्नर ने उसको विड्रॉ कर लिया, तो मैं दोबारा नाखुश हो गया। मैं क्या कर सकता हूं? A person dissatisfied with the order of the commissioner rejecting the application for the change of tax year or withdrawing permission granted to use special tax year or normal tax year may file a review application to the FBR and the decision by the FBR on such application shall be final. अब इस पॉइंट को समझाने के लिए एक चीज देखिएगा, देखें अगर मैं FBR के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं ना, तो FBR एक इदारा है जो कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये पाकिस्तान में टैक्स के मामला को गवर्न करता है, यानी कि टैक्स के सारे मामला को देखता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है सर? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। देखो जिस तरह कोई भी इदारा है, फॉर एग्जांपल आईकेप है, आईकेप पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट बोर्ड है, इंटरमीडिएट बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन को रन करती है। तो इस तरीके से कोई भी इदारा हो सकता है जो कि किसी भी मामला को आपकी कंट्री में देख रहा है। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक टैक्स अथॉरिटी का नाम है जो कि अंडर द फेडरल लॉ बनाई गई है ताकि पाकिस्तान में टैक्स के मामला को रेगुलेट किया जा सके। ये एफबीआर का स्ट्रक्चर किस तरह से है? अगर मैं किसी कंपनी का स्ट्रक्चर उठाऊं तो जनरली कंपनीज का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि कंपनी में सबसे ऊपर सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहा होता है, सीएफओ नहीं, सबसे ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ रहा होता है, सीईओ। उस सीईओ के अंडर में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होता है। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, और 10 तरह के डिपार्टमेंट हो सकता है। तो कंपनी में सबसे ऊपर सीईओ आ रहा होता है, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके अंडर में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फिर हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई हेड होता है, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ सेल्स, हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट। फाइनेंस के हेड को क्या कहते हैं? सीएफओ। फाइनेंस के हेड को हम क्या कहते हैं? सीएफओ, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर हर डिपार्टमेंट का जो हेड है ना, उसके अंडर में उसकी टीम आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कंपनी का सीएफओ हूं तो हो सकता है कि मेरे अंडर में 1-2 सीनियर मैनेजर आ रहे हो, फिर उन सीनियर मैनेजर के अंडर में 1-2-3-4 मैनेजर्स आ रहे हो, फिर मैनेजर्स के अंडर में कुछ असिस्टेंट मैनेजर्स आ रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर्स के अंडर में सुपरवाइजर आ रहे हो, सुपरवाइजर के अंडर में जूनियर ऑफिसर्स आ रहे हो। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन का जनरली स्ट्रक्चर होता है। सेम इसी तरह का एफबीआर का भी स्ट्रक्चर है। एफबीआर के 2 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, वन इज कॉल्ड आरटीओ, दैट इज रीजनल टैक्स ऑफिस, एंड द सेकेंड वन इज एलटीयू। और भी डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन मैं सिर्फ मेजर डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, आरटीओ और एलटीओ। एलटीयू का फुल फॉर्म है लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट। ये 2 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एफबीआर के अंडर में।
अब इन दो डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, जोन 6 एंड सो ऑन। फिर हर जोन में एक कमिश्नर है, CIRS, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। हर कमिश्नर के अंडर में मल्टीपल एडिशनल या असिस्टेंट कमिश्नर होगा। फिर इस कमिश्नर की एक पूरी टीम होगी जिसमें ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स और ये सारी पूरी ब्यूरोक्रेसी की टीम आ रही है। तो होता पता है क्या है कि आपकी पाकिस्तान CIR का फुल फॉर्म क्या है सर? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, इनलैंड रेवेन्यू लिखते हैं सर आप। अब सुनिएगा, होता यह है कि पाकिस्तान में जितने टैक्स पेयर्स है ना, पाकिस्तान में जितने टैक्स पेयर्स है ना, उनको किसी ना किसी तरह क्लासिफाई करके डिफरेंट जोन्स में तोड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल कि भाई सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है ना वो जोन 1 में आते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी एयरलाइन कंपनीज है ना वो जोन 2 में आती है। फॉर एग्जांपल जितनी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना वो जोन 3 में आती है। तो कुछ जगहों पे तो बिजनेस की बेसिस में टैक्स पेयर्स को तोड़ा हुआ है, और कुछ जगहों पे इवन अल्फाबेटिक ऑर्डर में तोड़ा हुआ है कि भाई वो सारे इंडिविजुअल जिनका नाम ए से आता है वो जोन 1 में है, वो सारे इंडिविजुअल जिनका नाम बी से आता है वो जोन 2 में है। तो कोई भी बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल की जो जोन 1 है ना, इसका जो कमिश्नर है इसके अंडर में 50-60 टैक्स पेयर्स आ रहे होंगे। उन 50-60 टैक्स पेयर्स के जितने मामला है वो ये कमिश्नर देख रहा हो। उन 50-60 टैक्स पेयर्स के जितने मामला है वो ये वाला कमिश्नर देख रहा हो। अब सर कमिश्नर मेरी और तरह आप ही की तरह एक इंसान है। हो सकता है कि मैं कोई एप्लीकेशन दूं वो रिजेक्ट कर दे, हो सकता है कि मुझे कोई अप्रूवल मिले वो विड्रॉ कर ले, हो सकता है कि कल को मेरा उससे फड्डा हो जाए, हो सकता है कल को वो मुझ पे हैवी टैक्स डिमांड लगा दे, हो सकता है वो मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दे। तो क्या मैं फंस जाऊंगा अगर कमिश्नर से मेरा फड्डा हो गया लीगली? क्या मैं फंस जाऊंगा अगर कमिश्नर से मेरा कोई फड्डा हो जाता है किसी भी मैटर पे? कमिश्नर कहता है भाई आपकी इनकी इनकम है आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ मेरी इनकम ही नहीं, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। ये कमिश्नर कहता है कि भाई ये स्कूल तुमने छुपाया हुआ है इस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, मेरी बात ही नहीं मान रहा। कोई भी फड्डा हो सकता है ना। तो क्या कमिश्नर से अगर मेरा फड्डा हो जाए तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कमिश्नर और आपके दरमियान कोई अनबन हो जाती है, वो आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दे, आपकी कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, आपकी कोई अप्रूवल विड्रॉ कर दे, तो हमें उससे जाके हाथापाई करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि कमिश्नर के ऊपर एक बंदा होता है जिसे हम कहते हैं कमिश्नर अपील, जिसे हम कहते हैं कमिश्नर अपील। हम अपना मसला कमिश्नर अपील के पास लेके चले जाएंगे। अच्छा, कमिश्नर अपील जब मेरी बात सुनेगा, कमिश्नर की बात सुनेगा, तो दोनों में से किसी एक के हक में फैसला करेगा, दोनों में से किसी एक के खिलाफ फैसला करेगा। हो सकता है वो मेरे हक में फैसला करे, हो सकता है LBR के हक में फैसला करे, हो सकता है मेरे खिलाफ या कमिश्नर के खिलाफ। तो जिसके खिलाफ फैसला हुआ ना, जिसको मैं कहूंगा एग्रीव्ड पार्टी, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अपना मसला ले जा सकता है पैलेट ट्राइब्यूनल में। अगेन एपेलेट ट्राइब्यूनल भी किसी एक के फेवर में डिसीजन देगा, किसी एक के अगेंस्ट में डिसीजन देगा। जिसके अगेंस्ट में डिसीजन देगा ना, उसके पास ये इख्तियार है कि वो अपना मसला ले जा सकता है हाई कोर्ट में। अगेन हाई कोर्ट भी किसी एक के फेवर में डिसीजन देगा, किसी एक के अगेंस्ट में डिसीजन देगा। जिसके खिलाफ फैसला देगा ना, वो अपना मसला ले जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। सर अगेन सुप्रीम कोर्ट भी किसी एक के फेवर में किसी एक के खिलाफ डिसीजन दे सकता है। अगर खिलाफ डिसीजन देता है फिर क्या करेंगे सर? फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू एप्लीकेशन में भी आपके खिलाफ डिसीजन आ जाए फिर आप क्या करेंगे सर? फिर ये डिसीजन फाइनल है, फिर उसके खिलाफ आपको रोड्स पे धरना ही देना पड़ेगा।
तो ये एक हायरार्की है जो कि प्रैक्टिकली फॉलो की जाती है कि अगर कमिश्नर से अनबन हो जाए, कमिश्नर अपील के पास चले जाए, वो बात नहीं मानता, ट्रिब्यूनल के पास चले जाए, ट्रिब्यूनल बात नहीं मानता, हाई कोर्ट के पास चले जाए, हाई कोर्ट बात नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है अब वो फाइनल है, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आप पूछते रहे कि मुझे क्यों निकाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो बहुत सारे एक हायरार्की है जो कि आम हालात में फॉलो हो रही होगी। लॉ मेकर ये कहता है कि अगर आपने चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। आपने चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, या आपको अप्रूवल मिल गई थी लेकिन वो अप्रूवल विड्रॉ हो गई, तो आप क्या कर सकते हो? तो हम ये कर सकते हैं, मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू द एफबीआर। हम एफबीआर के पास जाके रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, एंड द डिसीजन बाय द एफबीआर ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। लॉ ये कह रहा है कि इस तुच्छ से मसले के लिए आपको ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई इजाजत नहीं है। अगर आपके कमिश्नर ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी या ग्रांटेड अप्रूवल विड्रॉ कर ली, तो आप एफबीआर के पास एक रिव्यू एप्लीकेशन पास कर सकते हो। एफबीआर का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इस तुच्छ से मसले के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को तंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना, पेटी मैटर है, कमिश्नर रिजेक्ट नहीं करता। हाँ, कमिश्नर रिजेक्ट कर भी दे तो एफबीआर पे मान लेगा आपकी बात, अगर एफबीआर भी नहीं मान रहा तो इसका मतलब है आप ही गलत हो। इस तुच्छ से मसले के लिए हम हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते। अब ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसमें आपका एग्जामिनर 2-2 मार्क की, 3-3 मार्क की केस स्टडी बना सकता है। आपका एग्जामिनर सिनेरियो दे दे कि भाई आप एक कंपनी के टैक्स मैनेजर हो, आपने एप्लीकेशन फाइल की, कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दी। अब आप, कंपनी का एग्जीक्यूटिव ये कह रहा है कि यार ये कमिश्नर ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, इस मसले को हाई कोर्ट में लेके जाना चाहिए। आप कमेंट करें क्या करना चाहिए? तो हम कमेंट क्या करेंगे कि भाई चेंज ऑफ टैक्स ईयर के मैटर के लिए हम एफबीआर को रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, एफबीआर का जो भी डिसीजन है वो फाइनल है, इस मसले को मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकूंगा। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? तो ये हमारे पास एक आसान सा चेंज ऑफ टैक्स ईयर का प्रोसीजर है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पिछली 20 अटेम्प्ट में टैक्स ईयर 15 बार पूछा गया है, अगर पिछली 20 अटेम्प्ट में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट 15 बार टेस्ट किया गया है, तो उसमें से 8 से 10 दफा ये प्रोसीजर एग्जामिनर ने टेस्ट किया है। वैसे तो मैं हर टॉपिक के बाद आपको उसके पास पेपर्स हाथों हाथ ही कवर करवाऊंगा, लेकिन वंस टैक्स ईयर का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फिर हम उसके पास पेपर्स भी देखेंगे। सर इसमें ऐसे ही केस भी आगे जाके पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। सॉरी, सर आप बोल रहे हैं ना ये छोटा सा केस है ये हमें एफबीआर के पास लेके जाना है, तो आगे जाके हम ऐसे केस पढ़ेंगे जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। यस बिल्कुल। सर ब्रेक नहीं चाहिए आपको?